हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम क्लास 12th की बायो पढ़ा रहे हैं और जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में हमने और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पुष्पों के बारे में, ठीक है, और पुष्प कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, और पुष्प के जननांग नर भाग एवं मादा भाग दोनों को भी बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है और उसकी क्लासें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और एक नए टॉपिक की ओर, ठीक है, और वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है परागण। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया और इस क्लास को कर लिया तो आप एग्जाम में परागण को अच्छी तरीके से कर सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हो, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो क्लास को पूरी अंत तक ज़रूर से देखना, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो मुझे पता है आपको अच्छे नंबर जरूर लाने होंगे, तो आप पक्का क्लास को पूरी ज़रूर देखोगे और क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम परागण। लेकिन परागण शुरू करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट नोट्स लेते हैं, ठीक है, और उस नोट्स से हमें पता लग जाएगा कि हम परागण को क्यों पढ़ रहे हैं। जो ये परागण टॉपिक आया है वो किस रीज़न से पढ़ रही हैं, कोई रीज़न तो होगा पढ़ने का, उस रीज़न को देखते हैं। पहले देखिए, परागण को पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, देखिए, पुष्पी पादपों में उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं, ठीक है। जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्प वाले पादप होते हैं, नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं। नर व मादा युग्मक कौन से? एक तो अंडाशय और जो परागण, ठीक है, वो ये दोनों के दोनों अचल होते हैं, ठीक है। अचल होते हैं मतलब ये चलते नहीं हैं, जो होते वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। अतः निषेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। ये तो आपको पता ही है कि जब निषेचन होना होता है तो नर व मादा दोनों का मिलना आवश्यक होता है, तभी निषेचन हो पाएगा, ठीक है। तो इस निषेचन को कराने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? नर व मादा अलग अलग होते हैं, वो चलते भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन निषेचन के लिए दोनों को तो मिलना पड़ेगा। तो फिर क्या टेक्निक अपनाते हैं? देखिए, इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाना होता है। इसके लिए पुष्पी पादप में परागण एवं परागनलिका का निर्माण किया जाता है। दोनों अचल होते हैं लेकिन इनमें निषेचन कराना तो आवश्यक है। तो इसके लिए क्या हुआ, नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाना पड़ेगा निषेचन के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, पुष्पी पादप होते हैं, जो पुष्प वाले जो भी पौधे होते हैं उनमें परागण और परागनलिका का निर्माण किया जाता है, ठीक है। परागण और परागनलिका का निर्माण होता है। परागण क्या करेगा, परागनलिका में जाएगा और निषेचन कर लेगा, ठीक है। तो ये परागण की पूरी प्रक्रिया को अब डिटेल से पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने पर मजा आ जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए परागण को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा परागण, ठीक है। तो परागण को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है, पोलिनेशन। तो परागण कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं, फिर इन प्रकारों को डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, परागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयं परागण और दूसरा है पर परागण। स्वयं परागण मतलब अपने द्वारा ही, ठीक है, और पर परागण मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होता है। स्वयं परागण को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और पर परागण को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो ये जो पर परागण है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। पर परागण भी कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला है स्वयुग्मन और दूसरा है सजातीय पुष्पी परागण, ठीक है। इसके दो प्रकार हो गए। और यहाँ पर जो पर परागण है इसके भी दो प्रकार होते हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं एलोगेमी और दूसरा है जीनोगेमी। इन सभी को डिटेल से एक एक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम में आता है ये टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से छोटे प्रश्न भी आते हैं, बड़े प्रश्न भी आते हैं, और इतना टफ टॉपिक नहीं है। आपने समझ लिया तो एक बार में समझ में आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसको एग्जाम में कर सकते हो। रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ के करना है और समझ के ही आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर रटोगे तो जल्द ही भूल जाओगे, ठीक है। तो समझ समझ के पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा है सबसे पहले परागण। तो हमने देख लिया कि परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आ गया हमारा स्वयं परागण। स्वयं परागण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा जाता है कि स्वयं परागण किसे कहते हैं बताइए, या फिर स्वयं परागण और पर परागण के बारे में बताइए। दोनों को पूछ सकते हैं, एक को भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, स्वयं परागण क्या होता है। जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। अब वर्तिकाग्र क्या होता है, ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप क्या करिए,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फर्स्ट चैप्टर की और जो भी बायो के चैप्टर है सभी की प्लेलिस्ट की लिंक है, उस पर जाकर आप टैप करोगे तो आपके सामने क्रम वाइज सारे चैप्टर खुल जाएंगे, ठीक है। और आप वहाँ से स्टार्टिंग से जाकर देखिए, ठीक है, पहली वीडियो से जाकर देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अब हम इस चैप्टर में बहुत ही आगे आ चुके हैं। पहले हमने 3 वीडियोस और अपलोड कर दिए, 3 पार्ट इसके और अपलोड कर दिए हैं। वो पार्ट आपने मिस कर दिए हैं, आप उनको भी जाकर देखिए, जिससे आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो यहाँ पर ये वर्तिकाग्र वगैरह, ये परागण, ये जो भी शब्द आएंगे वो हमने पहले पढ़े हैं, इनको भी डिटेल से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तिकाग्र क्या होता है, कहाँ पे होता है, पुष्प में क्या। तो मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि पहले उन वीडियो को जाकर से ज़रूर से चेकआउट करो, देखो और फिर इस वीडियो पर आ जाना, ठीक है। तो चलिए, स्वपरागण होता है जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्पों की वर्तिकाग्र पर, ठीक है, एक ही पादप के पुष्प हैं और उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागण गिरते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। जो खुद के पौधे के परागण ही खुद के वर्तिकाग्र पर ही गिरते हैं, एक पुष्प का तो परागण और दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र, उसका परागण उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा और उससे निषेचन होगा, तो ऐसा परागण कहलाएगा स्वपरागण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और दूसरा है स्वपरागण निम्न 2 प्रकार से होता है। जो स्वपरागण है वो 2 प्रकार से होता है, मैंने आपको बता दिया पहले कि स्वपरागण 2 प्रकार से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में ज़रूर से आएगा, ठीक है। तो देखिए, स्वपरागण निम्न 2 प्रकार का होता है, तो कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है स्वयुग्मन, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑटोगेमी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन से अच्छी तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ के करना है। समझ लोगे तो एग्जाम में आपको जैसे नाम स्वयुग्मन, ये पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा स्वयुग्मन में होता क्या, और रटोगे तो लाइन बाई लाइन आप भूल जाओगे। तो समझ के पढ़ो, रट के नहीं, ठीक है। जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, एक पुष्प है उसके परागण उसी पुष्प के, ठीक है, स्वपरागण में क्या हो रहा है, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के दूसरे, ठीक है, एक पुष्प के परागण उसी पादप के दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। पुष्प में पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, उसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। तो एक पर्टिकुलर एक ही पुष्प का नर भाग और मादा भाग दोनों में निषेचन होता है, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको और एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्वपरागण क्या होता है। मान लीजिए यह एक पादप है, ठीक है, इस पादप में ये जड़ें लगी हुई हैं। अब इस पादप पर यहाँ पर एक पुष्प है, ठीक है, और एक पुष्प यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों पुष्प हैं। तो जो इस पुष्प के परागण, ठीक है, हवा के द्वारा या किसी भी प्रकार से इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसे कहेंगे हम स्वपरागण, ठीक है। आगे होगा कि पौधा तो एक ही है लेकिन उसके पुष्प अलग अलग हैं, इसे कहेंगे स्वपरागण। और स्वयुग्मन क्या होता है, जो इस पुष्प का परागण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसे कहेंगे स्वयुग्मन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि स्वपरागण और स्वयुग्मन क्या होता है। तो समझ में तो आपको आ गया ही, लेकिन अब देखते हैं कि स्वयुग्मन में पुष्प अपने ही परागणों द्वारा परागित होता है। जो स्वयुग्मन होता है उसमें पुष्प के जो परागण होते हैं वो अपने ही होते हैं, बाहर से परागण नहीं आते हैं, किसी दूसरे पुष्प से भी नहीं आते हैं, अपने ही परागण जो अपने ही पुष्प को निषेचित कर देते हैं। तो परागण का दूसरा प्रकार है हमारा कि सजात पुष्पी परागण, ठीक है। ये क्या होता है, डेफिनेशन से अच्छी तरीके से समझते हैं कि स्वपरागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब एक पौधे के 2 पुष्पों में, ठीक है, एक पुष्प का तो वर्तिकाग्र पर गिरता है और एक पुष्प का परागण होता है, उसे तो कहेंगे स्वपरागण। और एक ही पुष्प का परागण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा उसे कहेंगे संयुग्मन, ठीक है। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ उदाहरण के द्वारा, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये पौधा है, ठीक है, और इस पौधे का
पुष्प और एक और पौधा है, ठीक है, और इस पौधे का पुष्प। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, पौधे क्या है, अलग अलग है, एक ही पौधा नहीं है। वहाँ पर तो क्या हुआ था, एक ही पौधे में था, और यहाँ पर पौधे अलग अलग हैं, लेकिन ये पौधों की जाति समान है। जाति का मतलब जैसे ये गुड़हल का पौधा है तो ये भी गुड़हल का पौधा ही होगा, ये सरसों का पौधा है तो ये भी सरसों का ही होगा। ऐसे नहीं ये सरसों का है ये आम का है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक जाति के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जाति एक ही होनी चाहिए, ठीक है, पादप एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही, मतलब एक ही जाति का। जैसे दोनों पादप सरसों के हैं तो सरसों के ही होने चाहिए, दोनों पादप बाजरे के हैं तो बाजरे के ही होने चाहिए, दोनों पादप सेम होने चाहिए। और एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेगा, ठीक है, दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे इसका नाम रखा है तो उस नाम से समझ सकते हैं। सजात मतलब अपनी जाति का, स यानी समान, जात मतलब जाति का, तो अपनी समान जाति के पुष्पों में परागण होता है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे मक्का, ठीक है, मक्का में क्या होता है, मक्का में क्या होता है कि बहुत सारे पादप होते हैं। मक्का में एक ही पादप नहीं होता है, बहुत सारे पादप होते हैं। जैसे एक खेत में अपन मक्का लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे होंगे, मतलब एक खेत लगाएंगे, 1 बीघा का खेत है तो उसमें लाखों पादप होंगे, ठीक है, मक्का के। तो क्या होगा, वहाँ पर जो एक पादप है उसका परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, ठीक है, उस प्रकार से होता है। और मक्का में होता है सजात पुष्पी परागण। तो आगे देखते हैं कि सजात पुष्पी परागण में एक अभिक्रम भाग लेते हैं। यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है, ये क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है, ठीक है। क्रियात्मक रूप से कैसे, जैसे कार्य क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, एक पादप का परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, ठीक है, उसी पादप के नहीं, दूसरे पादप के। लेकिन यहाँ पर परागण भी हो रहा है क्योंकि दूसरे पर जा रहा है, और दूसरे पर जा रहा है लेकिन उसकी जाति तो समान है, तो यहाँ पर एक प्रकार से पर परागण भी हो सकता है। कार्य के आधार पर देखिए तो ये पर परागण भी होता है मक्का में, ठीक है। तो देखते हैं कि स्वपरागण की क्या क्या हानियाँ हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्वपरागण की हानियाँ। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि स्वपरागण से पादपों में नए लक्षणों का विकास, विभिन्नताएं और नई पादप किस्मों का विकास नहीं होता है, ठीक है। अब नई पादप लक्षणों का विकास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पादप होंगे सजाति पादप होंगे, एक ही जाति के पादप होंगे, उनके लक्षण तो समान होंगे, तो उसका परागण उससे हो जाए या उससे हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके लक्षण तो समान होंगे। तो अगर दूसरे से हो जाते हैं तो लक्षणों में कुछ वेरिएशन या विभिन्नता आ जाती है, लेकिन जब समान ही होंगे तो विभिन्नता क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो लक्षणों का विकास नहीं होगा, विभिन्नताएं नहीं आएंगी और नई पादप किस्मों का विकास नहीं होगा। जो वो किस्म है वो दोनों की एक ही किस्म है तो वही किस्म आगे चलती जाएगी। ये हानि है इसकी, ठीक है। और अगली हानि क्या है, स्वपरागणों में कभी कभी हानिकारक अप्रभावी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जो स्वपरागण होते हैं, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण मैंने बताया था कि एक ही पुष्प का परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है, तो हानिकारक प्रभावी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक पौधा है उसमें क्या होता है, कोई मान लो रोग हो गया, पादप में कोई ना कोई रोग हो गया, तो उसके दोनों ही पुष्प हैं जो स्वपरागण करेंगे उन दोनों पे ही प्रभाव पड़ेगा उस बीमारी का या रोग का, ठीक है। तो दोनों जब निषेचन करेंगे तो दोनों के ही रोग हैं वो रह जाएंगे, दोनों में ही रोग हैं तो वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, तो उससे कोई और नया रोग उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए अप्रभावी लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, लगातार स्वपरागण से अंतःप्रजनन अवनमन उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब लगातार स्वपरागण होगा तो अंतःप्रजनन अवनमन, ठीक, अंतःप्रजनन मतलब जो पुष्प है एक ही पादप या अलग अलग पुष्प में होता रहता है, तो उससे क्या होगा, अवनमन मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। अवनमन का मतलब क्या होता है कि उसी पुष्प में जो वेरिएशन होंगी या फिर बीमारियां होंगी वो भी आगे बढ़ती जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आगे जब उस पादप में कोई भी चेंजेज होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो उसमें रोग उत्पन्न हुए हैं वो ही प्रभावी लक्षण होते हैं। और अंतःप्रजनन को आगे पढ़ते हैं हम कि अंतःप्रजनन क्या होता है।
जब बार बार अंत प्रजनन एवं स्वपरागण से उत्पन्न संततियों में प्रजनन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, जो स्वपरागण के इस दुष्प्रभाव को अंत प्रजनन अवनमन कहते हैं। तो अंत प्रजनन अवनमन क्या होता है? जब एक ही पुष्प, ठीक है, एक ही पादप के पुष्पों में लगातार क्या होता है, स्वपरागण होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रजनन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। जो जनन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि सेम पादप है और पादप के सेम ही पुष्प हैं। सेम कैसे? मतलब एक पादप के दो पुष्प हैं, वो सेम ही तो होंगे, अलग अलग थोड़ी होंगे, ठीक है। दूसरे पादप में तो थोड़े बहुत लक्षण भी कुछ ना कुछ तो अलग होंगे, लेकिन जो सेम पादप होता है कि उसके पुष्प हैं उनमें क्या अलग होगा? कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। एक पादप में दो पुष्प हैं तो एक जैसा है वैसा ही दूसरा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार दोनों समान होंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जो स्वपरागण के इस दुष्प्रभाव को अंत प्रजनन अवनमन कहते हैं। तो इससे जो उत्पन्न दुष्प्रभाव होगा उसे ही क्या कहते हैं? अंत प्रजनन अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वपरागण है वो इतना अच्छा नहीं है पादपों के लिए। तो फिर देखते हैं कि स्वपरागण अच्छा नहीं है तो कौन सा अच्छा है। तो मैंने आपको बताया था कि परागण के दो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो देखते हैं परपरागण क्या होता है। तो देखते हैं परपरागण क्या होता है। परपरागण क्या होता है? इस परपरागण को क्या बोलते हैं? परनिषेचन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन से अच्छी तरीके से समझते हैं। जब किसी पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प है, ठीक है, जो उसके परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। पादप अलग अलग होगा, एक पादप के परागण दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण मतलब होता है, पर क्या होता है? मतलब दूसरा, पराया होता है, जैसे पराये लोग, वैसे ही यहाँ पर परपरागण से क्या समझ में आता है? में दूसरा, ठीक है। पुष्प दूसरे दूसरे होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया है? परपरागण या परनिषेचन, ठीक है। तो यह दो प्रकार का होता है। यह दो पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, पादप अलग अलग होते हैं, ठीक है, दो पादप होते हैं, उनके मध्य होता है परपरागण। अगला पॉइंट है हमारा कि इसे परनिषेचन भी कहते हैं। परपरागण को और के नाम से जाना जाता है, परपरागण को और नाम से जानता है परनिषेचन, इसको परनिषेचन भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें एक ही जाति के दो भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। यहाँ पर होता क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न पादपों में, जैसे संयुग्मन में होता है, एक ही जाति के दो पादप होंगे लेकिन उनके पुष्प क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, पुष्प भी भिन्न भिन्न होंगे और नर व मादा युग्मक भी भिन्न भिन्न होंगे, उनके मध्य निषेचन होता है। किसमें? परपरागण में। मैंने आपको बताया था कि संयुग्मन एक प्रकार से क्या है? परपरागण ही है, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। अगला पॉइंट हमारा, इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन एवं विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना होती है। अब इसमें क्या होता है? आनुवांशिक पुनर्योजन मतलब, आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब क्या होता है? आपको आनुवांशिकी चैप्टर में पता लग गया हो कि आनुवांशिकी होता क्या है। आनुवांशिकी होता है कि जो पादप के लक्षण होते हैं, ठीक है, अंतर्जात जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, जो उनके माता पिता से मिले हुए होते हैं, उन लक्षणों में पुनर्योजन मतलब फिर से कोई ना कोई वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, फिर से नए लक्षण जुड़ जाते हैं, ठीक है, एवं विभिन्नता उत्पन्न होने की संभावना होती है। स्वपरागण में तो क्या होता है? एक ही पादप के दो पुष्प होते हैं, उनमें वेरिएशन की संभावना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग पुष्प होते हैं, तो अलग अलग पुष्प होते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन की या फिर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना होती है, क्योंकि इसके दौरान आनुवंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के, ठीक है, क्योंकि जब ये आनुवंशिक रूप से ये क्या करते हैं? निषेचन करते हैं, तो आनुवंशिक रूप से जो अलग अलग प्रकार के जो परागणों का आवागमन होता है, अलग अलग प्रकार के परागण आते हैं, ठीक है। एक पादप है और एक दूसरा पादप है, तो उसके परागण थोड़े बहुत अलग होंगे लक्षणों में और दूसरे वाले के अलग होंगे, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो उत्पन्न होंगे। जब नया पादप बनेगा परागण के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे? थोड़े बहुत लक्षण अलग होंगे। यहाँ पर क्या होगा? नए परागणों का आवागमन होता है, इस कारण से ही क्या होते हैं? लक्षण नए उत्पन्न होते हैं या फिर विभिन्नताओं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं परागण के प्रकार। परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है? कौन सा परागण? जो परपरागण है जिसको हम पढ़ रहे हैं,
मैंने बताया था पर परागण भी 2 प्रकार का होता है, उस फ्लो चार्ट से मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो देखते हैं कि पर परागण में कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है हमारा एलोगेमी, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, एलोगेमी ही बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से अच्छी तरीके से समझते हैं। 2 सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को एलोगेमी कहते हैं। 2 सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य, ठीक है, मतलब जो 2 पादप हैं, सजातीय मतलब उसकी जातियाँ समान हैं। जैसे एक पादप मक्का का है तो दूसरा भी मक्का का ही होगा, एक पादप बाजरा का है तो दूसरा भी बाजरा का होगा, एक पादप नीम का है तो दूसरा भी नीम का ही होगा। तो उनकी जातियाँ हमेशा क्या रहेंगी, समान रहेंगी, ठीक है। और ऐसे पुष्पों के मध्य जो परागण होता है, ठीक है, जो समान जाति के पुष्पों के मध्य जो परागण होगा उसे हम कहेंगे एलोगेमी, ठीक है। और अगला है हमारा जीनोगेमी। जीनोगेमी का मतलब क्या होता है, देखिए 2 विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को जीनोगेमी कहते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था सजातीय मतलब समान जात के, समान जात मतलब समझ गए होंगे आप, मैंने बता दिया कि समान जो जातें होती हैं या फिर समान जो ये होती हैं किस्में होती हैं, ठीक है, जातीय मतलब किस्में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, विजातीय। विजातीय का मतलब क्या होता है, जाति समान नहीं होनी चाहिए। जैसे जाति समान नहीं होगी तो कैसे कैसे, देखिए जैसे एक पादप है मक्का का, लेकिन जो उसके परागण हैं वो किस पर जाने चाहिए, वो जाने चाहिए बाजरे के पादप पर। दोनों की जाति ये समान नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे परागण को कहते हैं जीनोगेमी। जब अलग अलग जाति के पादपों में निषेचन होता है, एक जाति का तो परागण और दूसरे जाति का क्या होगा, वहाँ पर वर्तिकाग्र, ऐसा होता है तो वहाँ पर जो पर परागण होगा उसे कहते हैं जीनोगेमी, ठीक है। आगे है कि यहाँ वास्तविक परागण होता है। यहाँ पर वास्तविक में परागण होता है, वास्तविक मतलब रियल में ही होता है, ठीक है। यह आनुवांशिक, क्रियात्मक और इकोलॉजिक रूप से पर परागण होता है। ये क्या होता है, आनुवांशिक और क्रियात्मक और इकोलॉजिक रूप से, ठीक है, यहाँ पर परागण ही होता है। पर परागण कैसे, पर परागण में क्या था कि दूसरे पादप के दूसरे पुष्प पर गिर रहा था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाति समान थी। लेकिन यहाँ पर भी दूसरे पर गिर रहा है लेकिन जाति तो है समान है, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, पर परागण का ही उदाहरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर परागण के लाभ देखते हैं कि हमने देखा था कि स्वपरागण के क्या लाभ थे। अब देखते हैं कि पर परागण के क्या लाभ हैं, ठीक है। हमने स्वपरागण की हानियाँ देखी थी और यहाँ पर परागण के लाभ और हानियाँ दोनों देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पर परागण के लाभ। पर परागण होगा अगर किसी पुष्प में या पादप में, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, तो वो देखते हैं। पर परागण से पादपों में नए लक्षणों का विकास होता है। जब अलग अलग जातियाँ होती है तो उनसे मिलेगा तो एक अलग ही बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो पादप होंगे वो नए लक्षण वाले उत्पन्न होंगे। तो क्या होगा कि नए लक्षण वाले पादप हमें मिल जाएंगे, इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे नई पादप किस्मों का विकास होता है। जब अलग अलग जाति वाले पादप, ठीक है, परागण की क्रिया संपन्न करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक नई जाति का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, नई जाति का निर्माण होगा तो नई किस्मों का विकास होगा, ठीक है। पर परागण के कारण पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो पर परागण होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब पादप परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है दोनों में, ठीक है। जो दोनों से मिलकर जो पादप बनेगा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक प्रकार से फ़ायदे हो गए पर परागण के, ठीक है। तो किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसके नुकसान क्या है, देखिए पर परागण की हानियाँ। पर परागण की क्या हानियाँ हैं, इसमें परागण की सफलता निश्चित नहीं होती है। जो परागण होता है वो सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो पादप होता है वो क्या करता है, अपने जो क्रियाएं होती है उनको बनाए रखता है, ठीक है। और जब उसे अचानक से कोई दूसरा पादप मिलेगा तो उसके साथ उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, या फिर टाइम लगेगा तो वो एडजस्ट हो सकता है, हो पाए या फिर नहीं हो पाए। तो एडजस्ट होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर परागण की सफलता होती है वो निश्चित नहीं होती है, सफल होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। फ़ायदे तो हैं लेकिन हानियाँ भी हैं। क्या पता जो पर परागण हो जाए लेकिन क्या होगा कि दूसरी जाति का होने के कारण एक्सेप्ट नहीं हो,
ठीक है, जिससे क्या वो पर परागण सफल नहीं हो पाए, हो सकता है। इसके कारण कभी कभी अवांछित लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे किसी पादप के जो पुष्प है या फिर पादप में किसी प्रकार का रोग है, तो वो दूसरे पादप से जब परागण क्रिया संपन्न करेगा तो दोनों से मिलकर जो नया पादप बनेगा, ठीक है, तो उस पादप में भी अवांछनीय लक्षण या रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। वो रोग आएंगे या फिर दोनों में से कुछ ऐसे लक्षण भी आ सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं या फिर अवांछनीय होते हैं। अवांछनीय का मतलब क्या होता है, अवांछनीय का मतलब होता है जो हानिकारक होते हैं, ठीक है। इसके लिए पादप के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें कहते हैं अवांछनीय। इसके लिए पुष्प का आकर्षक एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है। इसके लिए क्या होता है, पुष्प का आकर्षक होना, पुष्प अच्छा होना चाहिए एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। मकरंद युक्त मतलब जब कोई परागण दूसरी जाति का परागण आएगा तो वो अच्छी प्रकार से क्या हो, आकर्षित होना चाहिए। ऐसे ही परागण नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, पुष्प अच्छा होना चाहिए जिससे और परागण आएंगे उससे आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर ही परागण की क्रिया संपन्न करेंगी, वरना वो क्या करेंगी, वो उसी जाति के पुष्प के साथ परागण करेंगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम कि स्वपरागण के लिए पुष्पी पादपों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। जो स्वपरागण होता है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए पुष्पी पादपों में, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं अगर होंगी तो उसमें स्वपरागण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं स्वपरागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन। जो स्वपरागण होता है तो उसके लिए कौन कौन से अनुकूलन, अनुकूलन मतलब उसके लिए अनुकूलित जो भाग है या फिर क्या होना चाहिए जिससे हो सकता है, अगर वो चीज़ें उत्पन्न नहीं होंगी तो स्वपरागण नहीं होगा। वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। आपको ये सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुकूलन और जो स्वपरागण के लिए जो क्या है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उभयलिंगता या द्विलिंगता, ठीक है। उभयलिंगता मतलब क्या होता है, द्विलिंगता मतलब क्या होता है, द्विलिंगता मतलब पुष्प में, एक ही पुष्प में या फिर एक ही पादप में क्या होने चाहिए, द्विलिंगी होने चाहिए। वो द्विलिंगी होने चाहिए। द्विलिंगी मतलब उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए एक ही पुष्प में, ठीक है। पता लग गया आपको कि एक ही पुष्प में, क्यों एक ही पुष्प मतलब है कि एक ही पादप में या तो एक पुष्प नर का हो, एक पुष्प मादा का हो, या फिर दोनों ही पुष्प में नर व मादा दोनों में ही होने चाहिए, ठीक है। स्वपरागण के लिए पुष्प का उभयलिंगी या द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। जो स्वपरागण तभी संभव है तो पुष्प का उभयलिंगी हो या फिर द्विलिंगी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लो एक पुष्प है उसमें नर भाग है और जो दूसरे पादप का पुष्प है उसमें मादा भाग है, अगर दोनों परागण क्रिया संपन्न करेंगे तो यहाँ पर तो पर परागण हो गया, तो स्वपरागण की संभावना ही नहीं हुई। तो तभी हो सकता है स्वपरागण जब पुष्प क्या हो, उभयलिंगी हो या फिर द्विलिंगी हो, दोनों ही लिंग नर व मादा दोनों ही पाए जाते हों, ठीक है। तो अगला है हमारा समकाल पक्वता, ठीक है। समकाल पक्वता का इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोगेमी। समकाल पक्वता नाम से ही समझ में आ रहा है, सम यानी समान, काल यानी समय, मतलब समान समय में पक जाएं, पक्वता मतलब परिपक्व हो जाएं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, उभयलिंगी पुष्पों में स्वपरागण हेतु समकाल पक्वता का गुण होना चाहिए, अर्थात पुंकेसर और वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। जो उभयलिंगी पादप होंगे उसमें समकाल पक्वता होनी चाहिए। समकाल परिपक्वता का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे नर भाग है और मादा भाग है, पादप तो क्या है, उभयलिंगी है, पुष्प भी उभयलिंगी है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि नर भाग तो परिपक्व हो गया लेकिन मादा भाग परिपक्व हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर परिपक्व नहीं हुआ तो क्या अब यहाँ पर निषेचन संभव है, बिल्कुल भी नहीं है। तो समान समय में दोनों ही परिपक्व होने चाहिए। समान समय मतलब एक ही समय में, मतलब जैसे पादप अगर 1 वर्ष का हो गया, ठीक है, और उसके पुष्प में उसके जो पुष्प आने लग गए, और जो पुष्प आने लग गए तो वो पुष्प में जो भी नर भाग या मादा भाग होंगे वो समान समय में परिपक्व होने चाहिए। जैसे एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो परिपक्व हो गया और एक परिपक्व नहीं हुआ, तो ऐसे समय में परिपक्व नहीं होंगे तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि समकाल पक्वता होनी चाहिए, एक ही समय में दोनों परिपक्व। परिपक्व का मतलब क्या होता है जानते हो, नहीं जानते तो बताता हूँ। परिपक्व का मतलब क्या होता है कि निषेचन के लिए ये क्या हो जाए, बिल्कुल रेडी रहें, ठीक है, परिपक्व हो जाए, इनमें सभी गुणों का विकास हो जाए तो वो परिपक्व अवस्था कहलाती है। और सभी गुणों का विकास नर व मादा दोनों भागों में एक ही समय में होना चाहिए, समान समय में स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा
तो निषेचन संभव नहीं है। अगला देखते हैं हम कि अनुन्य मिल्यता, ठीक है, अनुन्य मिल्यता को इंग्लिश में कहते हैं किस्टोगेमी, ठीक है, क्या, किस्टोगेमी। तो देखते हैं डेफिनेशन से कि किस्टोगेमी या अनुन्य मिल्यता क्या होती है। स्वपरागण हेतु पुष्पों का बंध एवं आवर्त होना, अर्थात पुष्पों में स्वपरागण हेतु अनुन्य मिल्यता का गुण होना चाहिए। तो जो स्वपरागण हेतु क्या होता है, पुष्पों का बंध एवं आवर्त होना चाहिए, ठीक है। तो पुष्प होंगे उनका बंध एवं आवर्त, बंध मतलब क्या होता है, बंध मतलब होता है चारों ओर से ढका हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला एक क्वेश्चन जो हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्या है, देखिए, परपरागण हेतु पुष्पी पादपों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो परपरागण के लिए हमने देख लिया कि स्वपरागण के लिए तो कौन कौन से पाए जाते हैं, वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुष्पों द्वारा परपरागण के लिए विकसित की गई कार्य नीति का उल्लेख कीजिए। मतलब परपरागण के लिए पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, फिर कौन कौन सी गतिविधियां या विकसित होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं पॉइंट है हमारा कि स्वपरागण को रोकने के लिए परपरागण हेतु, ठीक है, स्वपरागण को रोकने के लिए मतलब स्वपरागण नहीं होगा तो क्या होगा, परपरागण ही होगा, ठीक है। परागण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, या तो स्वपरागण या परपरागण। तो स्वपरागण को हम रोक देंगे तो क्या होगा, फिर परपरागण ही होगा। हमने देख लिया कि स्वपरागण क्या होता है, वो तो हानिकारक होता है, उससे कुछ भी वेरिएशन नहीं होते, कोई भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है पुष्प में, लेकिन हमें तो क्या है, नए नए पुष्पों का विकास करना है, नई नई जातियों को बनाना है, तो हमें परपरागण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्वपरागण को तो रोक देंगे और परपरागण को बनाएंगे, ठीक है। परपरागण को यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, पुष्प नए नए पादप बनाएंगे और जिससे अच्छी नई नई जातियों का विकास होगा। तो यहाँ पर परपरागण को तो रोकेंगे, ठीक है, स्वपरागण को रोकेंगे, स्वपरागण को तो रोक देंगे और क्या करेंगे, पुष्पीय पादपों में परपरागण के लिए अनुकूलन विकसित करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, देखिए, पहला है एकलिंगता। तो देखिए क्या होता है, परपरागण के लिए पुष्प एकलिंगी होने चाहिए, क्योंकि एकलिंगी पुष्पों में सदैव परपरागण ही संभव होता है। पुष्प एकलिंगी होंगे, ठीक है, मतलब एक पादप है, ठीक है, उस पादप में क्या है, जो भी पुष्प है वो क्या है, एकलिंगी है, जैसे नर भाग ही है उस पुष्प में, तो मादा भाग है ही नहीं, तो क्या निषेचन क्रिया संपन्न होगी, नहीं होगी। तो निषेचन करने के लिए उन पराग कणों को दूसरे पादप के पास जाना पड़ेगा, दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर परपरागण हुआ, तो मतलब एकलिंगता होनी चाहिए, ठीक है। एकलिंगी अगर पुष्प होंगे तो वहाँ पर हमेशा हमेशा, ठीक है, सदियों बाद भी, कितने दिनों बाद भी एक ही प्रकार से परागण होगा, और वो परागण क्या है, वो परागण है परपरागण होगा। स्वपरागण हो ही नहीं सकता, क्योंकि पादप एक लिंगी है, केवल एक ही लिंग पाया जाता है उसमें, तो दूसरा है ही नहीं, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो उदाहरण है हमारा पपीता, ठीक है, पपाया, वो क्या होता है, एक लिंगी होता है, और इसमें क्या होता है, परपरागण ही होता है, इसमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता। मतलब एग्जाम में 1 नंबर पूछ लिया जाए कि ऐसे पादप का नाम लिखो जिसमें केवल और केवल परपरागण ही संभव है, स्वपरागण संभव नहीं है, वो कारण सहित बताओ। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि पपीता में केवल और केवल परपरागण होता है, क्योंकि पपीते का पादप एक लिंगी होता है, इस कारण से इसमें केवल और केवल परपरागण ही संभव है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला है हमारा विषम काल पक्वता, या फिर इसे बोलते हैं भिन्न काल पक्वता, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोगेमी, ठीक है। अब हमने स्वपरागण में क्या पढ़ा था, स्वपरागण में पढ़ा था समकाल पक्वता, उसमें क्या था, उसको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। उसमें था समकाल पक्वता, सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, पक्वता मतलब पकना, समान काल में ही पके थे उसमें, ठीक है, दोनों समान काल में पकेंगे तो वहाँ पर स्वपरागण होगा। और यहाँ पर विषम काल पक्वता का मतलब अलग अलग समय में, ठीक है, एक अभी परिपक्व हो गया तो एक में मतलब 2-4 दिन बाद में से परिपक्व होना स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा होगा, तो वहाँ पर क्या केवल और केवल परपरागण होगा। अब कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो मान लो ये पादप है, जो इसका पुष्प है ये द्विलिंगी है, ठीक है, द्विलिंगी है, लेकिन जो इसमें जो नर भाग है वो तो परिपक्व हो गया, लेकिन मादा भाग परिपक्व नहीं हुआ। और ये दूसरा पादप है, ठीक है, इसमें नर भाग
इसमें मादा भाग तो परिपक्व हो गया, लेकिन जो नर भाग परिपक्व नहीं हुआ। तो ये आपस में निषेचन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नर भाग तो परिपक्व हो गया लेकिन मादा भाग परिपक्व है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, दूसरे पादप के मादा भाग पर जाएगा और वहाँ पर जाकर जो निषेचन की क्रिया को संपन्न कर लेगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया परपरागण हो गया। तो इसलिए विषम काल पक्वता भी परपरागण के लिए उत्तरदायी होता है, या फिर विषम काल परिपक्वता ही परपरागण के लिए बेस्ट माना जाता है। तो देखते हैं, अभी हम डेफिनेशन तो देखी नहीं, वैसे ही आपको समझा दिया और समझ में भी आया होगा। ठीक है, यदि पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प में नर व मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, तो उसमें विषम काल पक्वता का गुण होना चाहिए। अगर पुष्प द्विलिंगी है और उसमें विषम काल पक्वता का गुण है तो डेफिनेटली वहाँ पर परपरागण ही होगा। अर्थात मतलब क्या है, देखिए, द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र का भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होना ही विषम काल पक्वता कहलाता है। ठीक है, जो द्विलिंगी पादप है उसमें परागकोश जिसमें से पराग कण निकलेंगे और वर्तिकाग्र जिस पर परागकण जाएंगे वो अलग अलग समय में परिपक्व होंगे, तो वहाँ पर विषम काल पक्वता ही, जो वहाँ पर परिपक्व अलग अलग समय में होंगे, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, विषम काल पक्वता। यहाँ पर आप इसको पढ़कर भी पता लग सकते हैं, विषम यानी अलग अलग, ठीक है, काल यानी समय, पक्वता मतलब पकना, अलग अलग समय में परिपक्व होंगे नर व मादा भाग दोनों। ठीक है, इसे आप पूरा लिख सकते हो। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि समझ के पढ़ोगे तो आसानी से सब कुछ लिख सकते हो अपनी मर्जी से ही, और रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और भूल हो जाओगे। और आगे देखते हैं, आगे है स्वबंध्यता या हर्कोगेमी। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए, यह यदि पुष्प द्विलिंगी है और समकाल पक्वता होते हैं तो उनमें स्वबंध्यता या हर्कोगेमी का गुण होना चाहिए। मतलब अगर पुष्प द्विलिंगी भी है और समान काल में परिपक्व भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्वबद्धता का गुण पाया जाना चाहिए। स्वबद्धता का मतलब ऐसा गुण पाया जाना चाहिए कि एक खुद के पुष्प के पादप, खुद के पुष्प से ही, एक ही पुष्प के पादप एक ही पुष्प से ही निषेचन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जिससे क्या कहते हैं, स्वबद्धता कहते हैं। ऐसा सिस्टम होगा तो डेफिनेटली परपरागण ही होगा, क्योंकि स्वयं तो निषेचन कर नहीं सकते तो दूसरे पर ही जाकर करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर भी परपरागण होगा। अगला है हमारा विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व क्या होता है, देखते हैं डेफिनेशन से। द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण के लिए विषम वर्तिकात्व का गुण होना चाहिए। जो द्विलिंगी पादप है, ठीक है, एक पादप है उसमें नर व मादा दोनों भाग उपस्थित है, लेकिन उसमें अगर परपरागण कराना है तो क्या करना चाहिए, विषम वर्तिकात्व का गुण होना चाहिए। विषम वर्तिकात्व के गुण का मतलब क्या है, तो देखिए, विषम मतलब असमान या फिर अलग अलग, वर्तिकात्व मतलब वर्तिका। ठीक है, मैंने पुष्प के जब संरचना बताई थी तो आपको बताया था कि वर्तिकाग्र और जो अंडाशय, वर्तिका और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, परागनली, वो सब कहाँ पे हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो को जाकर जरूर से चेकआउट करना। ठीक है, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बायो की 12th की बायो की प्लेलिस्ट है पूरी, ठीक है, उस पर जाकर आप टैप करोगे उस लिंक पर, प्लेलिस्ट के लिंक पर, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देख पाओगे और उसमें से सारी वीडियोस को, सारी क्लासों को अटेंड कर लेना अच्छी तरीके से। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, अनुन्मिल्य परागणी। ठीक है, एवं उन्मिल्य परागणी पुष्प क्या होते हैं। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे कि आप अनुन्मिल्य परागणी या फिर उन्मिल्य परागणी पुष्प क्या होते हैं, तो डेफिनेशन से अच्छी तरीके से समझेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, अनुन्मिल्य परागणी क्या होता है। ऐसे विशिष्ट द्विलिंगी पुष्प जो सदैव बंद होते हैं और कभी नहीं खिलते हैं अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहलाते हैं। तो ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी तो होते हैं लेकिन बांधे होते हैं, क्या होते हैं, बंद होते हैं और कभी नहीं खिलते हैं। मतलब ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा भाग दोनों होते हैं लेकिन वो कभी भी निषेचन नहीं कर पाते, क्योंकि वो बंद होते हैं, उन्हें निषेचन करने की क्षमता ही नहीं पाई जाती है, इसलिए वो कभी खिलते ही नहीं हैं। पुष्प खिलते कब हैं, जब उनमें नर व मादा भाग दोनों के निषेचन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भाग हैं वो पुष्प खिलने के बाद में जो फल बनता है, निषेचन तो होगा ही नहीं तो फल कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर बीज नहीं बनेंगे, तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, अनुन्मिल्य परागणी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वायोला
ओक्जेलिस और कोमेलिना। ठीक है, ये 3 पुष्प हैं, इनमें क्या पाया जाता है? अनुन्मिल्यता का गुण पाया जाता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, अनुन्मिल्ल परागणी पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र इतने पास पास स्थित होते हैं कि परागण स्फटित होकर तुरंत वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं उनमें परागकोश और वर्तिका जो निषेचन में सहायक होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास स्थित होते हैं, जो क्या करते हैं? परागण स्फटित होकर तुरंत वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। पास पास होते हैं तो जैसे परागकोश में से परागण निकलेंगे तो वो तुरंत वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहते हैं और पुष्पों के इस गुण को अनुन्मिल्यता कहते हैं। तो ऐसा होता है, तुरंत ये वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, इस कारण से इनको अनुन्मिल्य परागणी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसे गुण होता है, उसको अनुन्मिल्यता भी कहते हैं। ठीक है, अनुन्मिल परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, अर्थात इनमें स्वपरागणी होता है। जो अनुन्मिल परागणी पुष्प होते हैं उनमें हमेशा और हमेशा स्वपरागण ही होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो नर भाग और मादा भाग दोनों क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक, पास पास होते हैं। जैसे ही परागण, जो परागकोश से परागण निकलेंगे तुरंत वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, तो इसमें हमेशा स्वपरागण ही होता है और ये दूसरों के साथ निषेचन करने के लिए बंधे होते हैं, मतलब दूसरों के साथ कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें सदैव हमेशा और हमेशा क्या होगा? स्वपरागण ही होगा। और ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? अनुन्मिल्य। ठीक है, ऐसी स्थिति अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। ठीक है, और अब देखते हैं कि उन्मिल्य परागणी पुष्प क्या होते हैं। उन्मिल्य परागणी पुष्प ऐसे पुष्प जो सदैव अनावृत और खिले हुए होते हैं, तो उन्हें अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जो हमेशा खिले हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसे पुष्पों को उन्मिल्य परागणी पुष्प कहते हैं। यह अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान होते हैं। इनमें परागकोश या वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। इनमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। इनमें क्या होते हैं? अनावृत होते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होता है? अन्य जाति के पुष्प भी उनके समान होते हैं, और जो परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं वो दोनों अनावृत होते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं? जो परागण है वो दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं, क्योंकि ये अनावृत होते हैं। मतलब अनावृत मतलब इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता जो रोक सके, दूसरे पराग कणों को रोक सके। तो इस कारण से क्या होगा? इनमें परपरागण भी पाया जाता है। एक नोट देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है, उन अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, ये क्या होता है? देखिए, ऐसे विशिष्ट पादप जिनमें उन्मिल्य और अनुन्मिल्य परागण दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें उन्मिल्य परागणी पुष्प कहते हैं। मतलब जो अनुन्मिल्य और उन्मिल्य दोनों ही की स्थिति पाई जाएगी, ठीक है, दोनों ही प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे या दोनों ही प्रकार के परागणी पाए जाएंगे, तो ऐसा जो पुष्प होगा उसको कहेंगे उन अनुमिल्य। ठीक है, उन अनुमिल्य परागणी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो क्या है? देखिए, यहाँ पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पराग अभिक्रम किसे कहते हैं। एक है पराग अभिक्रम, वो क्या होता है? ठीक है, पुष्पी पादपों के द्वारा पर परागण के लिए कितने प्रकार के पराग अभिक्रमों का उपयोग किया जाता है, उल्लेख कीजिए। जो पराग अभिक्रम है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और क्या होता है कि पर परागण के लिए कितने प्रकार के पराग अभिक्रम उपयोग में लिए जाते हैं उसके बारे में बताना है। तो इस टॉपिक को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इससे जो एग्जाम में कुछ भी आए तो उसको अच्छी तरीके से कर सकें। तो देखिए, पराग अभिक्रम क्या होता है? वे सभी अजैविक तथा जैविक कारक जो पुष्पी पादपों में परागण हेतु पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उन्हें पराग अभिक्रम कहते हैं। तो पराग अभिक्रम क्या होते हैं कि वे सभी या तो जैविक हो या अजैविक कारक हो, वो क्या करेंगे? पराग कणों को, ठीक है, पुष्प के दूसरे पुष्प सर, ठीक है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो पराग कण हैं उनको पहुंचाने वाले सभी कारकों को पराग अभिक्रम कहते हैं। सिंपल भाषा में, जो पुष्प है उनके जो पराग कणों को एक पुष्प से और दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए बीच में जो कोई भी कारक काम में आया,
ठीक है, कोई भी जीव कारक या तो जैविक हो अजैविक हो किसी भी प्रकार का हो, अगर वो काम में आया तो वो क्या कहलाएंगे, पराग अभिक्रम कहलाएंगे, जिनके द्वारा क्या हुआ, पर परागण संभव हुआ। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। तो देखते हैं कि पराग अभिक्रम या पराग कारक ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के, या तो अजैविक पराग अभिक्रम या अजीवीय पराग अभिक्रम। ठीक है, अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, ठीक है, जीवित नहीं है उनको अजैविक, और जो जैविक पराग अभिक्रम जैसे जो जीवित जीव है, कीड़े मकोड़े कीट, ठीक है, जानवर वगैरह उन सबको जैविक में रखा गया है, और जो जीवित नहीं है उनको अजैविक में रखा गया है। और जो जीवित हैं, ठीक है, जो जीवित है उनमें कौन कौन से, यहाँ पर जीवित में क्या है, जंतु अभिकर्म। ठीक है, जो जंतुओं के द्वारा, अब जंतु कौन कौन से, जैसे कीट, जैसे कीटों में परागण होता है। ठीक है, कीटों के द्वारा जो परागण होता है वो, एग्जाम्पल मधुमक्खी, तो मधुमक्खी है वो भी परागण का काम करती है। मधुमक्खी का जो परागण में कितना % हिस्सा है, 80%। अब भैया इतना ज़्यादा हिस्सा है, अब इतना ज़्यादा कैसे है। मधुमक्खी का काम क्या होता है, मधुमक्खी का काम होता है शहद बनाना। ठीक है, और वो शहद बनाती है तो क्या करती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठती है, एक पुष्प का जो रस चूसा उसने, फिर उसको इकट्ठा कर लिया और फिर दूसरे पुष्प पर बैठ गई। तो उसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा जो पुष्पों के परागण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। 80% इसी से होता है, मधुमक्खी से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, पक्षी परागण। ठीक है, पक्षी परागण में जैसे गुंजन पक्षी, ठीक है, हमिंग बर्ड, ठीक है, ये गुंजन पक्षी नाम का एक पक्षी है, वह भी पर परागण में सहायता करता है। अगला है गिलहरी, ठीक है, घोंगा, आर्किड पादप और सर्पवृक्ष, ये भी जो क्या है, पराग अभिक्रम कहलाते हैं। चमगादड़ और मनुष्य, इनके द्वारा भी क्या होता है, पर परागण होता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, पराग अभिक्रम या पराग कारक कहेंगे। पराग कारक का मतलब एक बार फिर से बताता हूँ, पराग कारक का मतलब है जो आपको परागण करने में सहायता करते हैं। कोई भी कारक हो, उन कारकों को पराग कारक या पराग अभिक्रम कहते हैं। अब कारक 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो सजीव होंगे या फिर वो निर्जीव होंगे, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार है, जैविक में सजीव ले लिए हमने और अजैविक में निर्जीव ले लिए। ठीक है, तो देखते हैं अजैविक पराग अभिक्रम, इसमें कौन कौन से हैं, वायु, जैसे हवा चलती है तो हवा चलेगी तो एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर जाकर उड़कर गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे घास, मक्का, एक बीजपत्री पादप। ठीक है, और जल परागण, ठीक है, जल परागण में क्या होता है, वेलिस्नेरिया या फिर हाइड्रिला। ठीक है, ये जल के द्वारा एक मतलब जल में गिर गए, मतलब जल के अंदर जो होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण होता है। तो इन सभी को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पराग अभिक्रम या पराग कण, इसको हम अगली वीडियो में या फिर अगले भाग में अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो आपको क्या करना है, अगली वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, और आप उस लिंक पर जब टैप करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12th की बायो की। आप वहाँ पर जाकर क्रम वाइज सारे चैप्टर को पढ़ सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपने और भी क्लासमेट्स जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।